आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। ओके। तो हम लोग आज क्या देखेंगे कि क्या क्या करने वाले हैं इस कोर्स में, है ना। तो क्लास हम लोग रखेंगे ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये 6 क्लास रखेंगे। मंडे को ऑफ रखेंगे। ट्यूसडे आपका मैथ्स हो जाएगा, इसमें फिजिक्स कर लेंगे। अल्टरनेटिवली इसी तरह से हम लोग करेंगे। और ये फिजिक्स हो गया। अगर सिलेबस का बात किया जाए तो सिलेबस काफ़ी मतलब कि पीजीटी की अपेक्षा काफ़ी आसान है। बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मिनट, हम सिलेबस निकाल लेते हैं। मैथ्स में तो हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, 2D, 3D और छठा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आप लोग भी एक बार सिलेबस से मैच कर लीजिएगा। अलजेब्रा 2 पार्ट में दिया हुआ है, सेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो काफ़ी छोटा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। टारगेट करेंगे कि ये आपका अक्टूबर तक में ख़त्म हो जाए, ठीक है, अक्टूबर लास्ट, 2 मंथ्स, अगर रेगुलर सही से हमारा क्लास चला तो। अब इसमें बुक्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, तो बुक्स के बारे में हम कह दें कि क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं मार्केट में, ठीक है। अगर पहले कभी टीजीटी का बुक आया होगा तो अलग बात है, अदरवाइज हमको नहीं लगता कि स्पेशली इसका बुक अभी अवेलेबल है। तो इधर उधर से हमको देखना है। इसमें हम क्या करेंगे कि आप लोगों को हर एक चैप्टर का, जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ, सेट थ्योरी स्टार्ट हुआ, तो इसका जो है कि किसी बुक का क्वेश्चन हम भेज देंगे, ठीक है, पीडीएफ। ये पहला रिसोर्स होगा हमारे पास, जो कि हर एक चैप्टर के पहले हमको भेजना है, ठीक है। तो इसको प्रायोरिटी हमको देना है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसको डिस्कस करेंगे। फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक। लेकिन ये कौन सा वाला पीजीटी, ये झारखंड पीजीटी नहीं, ठीक है। जो केवीएस के लिए होती है या नवोदय विद्यालय के लिए होती है, वो पीजीटी मैथमेटिक्स अरिहंत पब्लिकेशन का। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट सिलेबस आपको मिलेगा नहीं, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चैप्टर्स होंगे, तो आपको छांट के पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो हम भेजेंगे उसमें कुछ रहेगा, और इसके बाद भी अगर बचता है कुछ सेक्शन का, जैसे कि जो सिलेबस हमारा स्पेसिफाइड है, एग्जैक्ट हो बहू उसका क्वेश्चन किसी बुक में हो सकता है ना हो, तो उसके लिए
मतलब कि अपने से खुद से क्वेश्चन सेट करने का कोशिश करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा। फिर मैथ्स के बाद फिजिक्स में भी सेम चीज है। फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है मैथ्स की अपेक्षा, क्योंकि इसका जो जनरल फिजिक्स है वही काफी लंबा है। बाकी तो ठीक है, लेकिन ये जो जनरल फिजिक्स है, पहला पार्ट, दो पहला जो सिलेबस का पार्ट है वही काफी लंबा है। दूसरा आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स हो गया। इसके बाद फोर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। करंट हो गया। फिर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, और लास्ट में है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैथ्स की अपेक्षा ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 सेक्शन है, इसमें 7 हो गया, एक तो यहीं पे हो गया। और मैथ्स में जो पहला जो अलजेब्रा है 2 पार्ट में बांटा गया है, यहाँ भी 2 पार्ट में बांटा गया है, लेकिन ये काफी लेंथी है। ठीक है, मैथ्स की तरह शॉर्ट नहीं है ये, काफी लेंथी है। जनरल फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आपका मोशन इन 2 डायमेंशन, वर्क एनर्जी हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। ठीक है, फिर इसमें और भी डाल दिया है कि विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो ये जो हम लोग फर्स्ट करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है फिजिक्स में, कि ये आपको लगेगा शुरुआती एक महीना कि हमारा सिलेबस आगे मूव नहीं कर रहा। ठीक है, जिस तरह मैथ्स में आपका सिलेबस मूव करेगा, उसकी अपेक्षा फिजिक्स में पहले लगेगा कि स्लो चल रहा है। लेकिन रिलेटिविटी तो हम लोग खैर बाद में करेंगे, ठीक है, लेकिन जनरल फिजिक्स जैसे ही खत्म हो जाएगा तो फिर बाद में ये आपका मूव करना स्टार्ट होगा सिलेबस। ठीक है, शुरुआती टाइम पे जनरल फिजिक्स को खत्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के चलना है। और इसका ऑब्वियसली जितना जल्दी हमारा मैथ्स खत्म होगा उतना जल्दी ये खत्म नहीं होगा, है ना, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हमको। तो जैसे आपका एग्जाम जो आपका बोला गया है वो नवंबर सेकेंड वीक या इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो हो सकता है 1 आध सप्ताह डिले हो जाए तो हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा नवंबर अगर हमको मिल जाए तो फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग बुक्स की बात करें तो बुक्स, एक्चुअली जो बुक हम फॉलो करेंगे उसको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको पढ़ना कम है और बुक्स बहुत बल्कि बल्कि हैं। ठीक है, जनरल बेसिकली हम फॉलो करेंगे एसएल अरोरा। ठीक है, एसएल अरोरा में बहुत सारे लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमको छांटना है उसमें जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम के लिए जरूरत है। तो आपको बुक खरीदना नहीं चाहिए, इसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, एसएल अरोरा नहीं खरीदना है, नॉट टू बाय। इसका जो भी मटेरियल जरूरत होगा वो पीडीएफ के फॉर्म में भेज देंगे, जिस तरह से यहाँ पर हम भेजेंगे वैसे ही इसको हम पीडीएफ के फॉर्म में भेजेंगे। ठीक है, और दूसरा एक है, आप पीजीटी फिजिक्स खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी पीजीटी फिजिक्स में हो सकता है थोड़ा सा लेवल हाई हो। ठीक है, इसमें भी आपको कौन सा खरीदना है, झारखंड पीजीटी वाला नहीं, ये भी केवीएस वाला खरीदना है, अरिहंत पब्लिकेशन। तो ये क्या है आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए।
एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। तो ठीक है, ये तो जनरल ओवरव्यू था अपना कोर्स का कि किस तरह से चलने वाला है। तो आप लोग अभी फिलहाल अपना आराम से आप लोग भी बुक खरीदिए, है ना। फिलहाल तो जो भी जरूरत होगा वो उसका मटेरियल हम पीडीएफ के जरिए भेजेंगे, है ना। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ये दोनों चीज रिकमेंड करेंगे कि ये दोनों खरीदिए, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन का। और उसमें छाट छाट के आपको पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन बनाए वो जरूरी नहीं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन या फिर हर एक चैप्टर बनाए जरूरी नहीं। और किसी किसी चैप्टर में तो आपको जो है कि हर क्वेश्चन भी नहीं बनाना, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको सारा चीज नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ चीजें ही पढ़ना है, गॉस लो, किर्चॉफ्स लो, यही पढ़ना है। तो उसमें भी हो सकता है आपको सारा क्वेश्चन ना बनाना पड़े। कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड, है ना। तो करंट में किर्चॉफ्स लॉ पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बायो सेवर्ट्स लॉ, फैराडेज लॉ, इस तरह से। तो सारा चीज आपको पढ़ना नहीं है। और ये जो बुक है ये हम एक नज़र में देखे हुए हैं कि मुझे लगा कि ये आप हो सकता है प्रैक्टिस के लिए मतलब कि सुटेबल हो, ठीक है। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो पहले एक बार देख लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो ज़रूरत हो रहा है, मतलब कि सुटेबल हो रहा है कि नहीं, ये भी एक बार देख लीजिए। अदरवाइज कम से कम एक वीक रुक जाइए ताकि हम दोनों को अच्छे से देख के बता सकें कि ये दोनों बुक आपका सुटेबल है कि नहीं। इसको तो ले सकते हैं, मैथमेटिक्स का कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स वाला सुटेबल है कि नहीं ये हमको देखना है थोड़ा। तो आज हल्का फुल्का हम लोग शुरू करते हैं सेट थ्योरी से। हालांकि हम लोग इतने दिनों से पीजीटी का तैयारी कर रहे थे तो थोड़ा हमारा लेवल हाई था ही, ठीक है। तो लेवल हाई था तो सेट थ्योरी हमें काफी इजी लगना चाहिए। और दूसरी बात कि हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं तो हम थोड़ा इजी से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। अचानक से लेवल हाई नहीं करेंगे। लेकिन जो पीजीटी का तैयारी कर चुके हैं वो जाने अनजाने में सेट को बहुत अच्छे से पढ़े हैं रियल एनालिसिस पढ़ते टाइम, ठीक है। तो हम लोग सेट का शुरुआत करते हैं कि सेट है क्या। बेसिकली सभी कोई हम लोग जानते हैं कि सेट है क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, तो इसको एक क्वेश्चंस के जरिए हम देखना चाहेंगे। क्वेश्चंस मेरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है। चार ऑप्शन हम दे रहे हैं। पहला है कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ठीक है, क्लास 9। दूसरा है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 9। थर्ड क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 9। फोर्थ क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्राइट स्टूडेंट्स, जो तेज बच्चे हैं उनका कलेक्शन ऑफ क्लास
9। अब इसमें बताइए कौन कौन सा सेट है। आपका ऑप्शन एक से ज्यादा हो सकता है। 1 नंबर आवाज सर। आ हाँ, 1 तो सेट है ऑफ कोर्स। और बताइए, इसमें एक से ज्यादा आंसर है, पहले ही बता चुके हम। 2 और 3 भी होगा सर। 2 हो गया, 3 हो गया, फोर्थ। फोर्थ फोर्थ नहीं होगा सर। ठीक है, तो फोर्थ आपका नहीं है ना। फोर्थ के नहीं होने का कारण बताइए। सर ब्राइट स्टूडेंट पूछा गया है इसमें। ब्राइट स्टूडेंट तो मतलब सब बच्चे तो तेज ही होते हैं, ऐसे तो कोई क्लास में वैसा है नहीं वैसे। नहीं, सब बच्चे तेज होते हैं किसी क्लास में? नहीं, कुछ तो नहीं ब्राइट होते सर। स्टूडेंट होंगे ना। हाँ तो कुछ तो तो कुछ ब्राइट ब्राइट। स्टूडेंट होंगे। हाँ तो सर एक दो को सेट थोड़े जो बोला जाता है, ये मतलब जो एक दो स्टूडेंट ब्राइट होते हैं तो उसको एक सेट, एक समूह को सेट बोला जाता है जो वेल डिफाइंड होता है। नहीं, मान लेते हैं कि कोई आ, मतलब कि आप 90% से ज्यादा स्टूडेंट वाले को ब्राइट बोल रहे हैं, ठीक है। और 90% से ज्यादा दो ही स्टूडेंट या एक ही स्टूडेंट आया, तो एक स्टूडेंट का समूह को भी तो हम लोग सेट बोलेंगे ना। जैसे सेट, ये भी सेट है। इवन 5 ही सेट है हमारा। 5 में तो एक भी एलिमेंट नहीं है ना। ये क्या है? एम्प्टी सेट। ये भी हमारा सेट है। एक अगर रहेगा सिर्फ एस इक्वल टू, हम क्या कर दें, श्याम, एस इक्वल टू ए बी, इस तरह से। तो एक या दो रहने से सेट नहीं बनेगा ऐसा जरूरत नहीं है, ये भी हमारा सेट है। लेकिन यहाँ पे रीजन ये है कि ब्राइट स्टूडेंट किसको कहेंगे, इसी पे विवाद है। ठीक है, ब्राइट स्टूडेंट किसको कहेंगे इसी पे विवाद है। अगर हम लोग ब्राइट स्टूडेंट का कलेक्शन करने के लिए बोलें, तो हो सकता है मैथ्स वाले टीचर अलग नजरिए से देखें, है ना। मैथ्स वाले टीचर किस नजरिए से देखें कि ऐसे स्टूडेंट पे ये ब्राइट कह सकते हैं जिसका कैलकुलेशन मजबूत हो, ठीक है, कंसेप्चुअली अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो। तो अगर सपोज आपके क्लास में, क्लास 9th में 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई, तो हो सकता है ब्राइट स्टूडेंट मैथ्स टीचर के नज़र में, है ना, मैथ्स टीचर के नज़र में हो सकता है बी सी डी हो। फिर बायोलॉजी के टीचर आ गए। अब बायोलॉजी में अलग स्किल की आवश्यकता है ना। उसमें कठिन कठिन वर्ड हैं, कठिन कठिन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है। तो हो सकता है इनके नज़र में कोई दूसरा हो, है ना। और कोई हो सकता है सोशल साइंस का स्टूडेंट टीचर आ जाए, सोशल साइंस का टीचर आ जाए, तो ये कुछ अलग स्किल की मांग करेंगे। सोशल साइंस के टीचर या हिंदी के टीचर आ जाए, है ना। तो एक मिनट। तो सोशल साइंस के टीचर क्या देखेंगे कि कौन सा लड़का हमारे समाज को अच्छे से समझ पा रहा है ना। कि हर कैलकुलेशन में तेज होने वाला हर लड़का हमारे समाज को अच्छे से समझे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। या फिर बायोलॉजी का हर टफ वर्ड को प्रोनाउंस करने वाला लड़का या लड़की सोशल साइंस को अच्छे से समझे, ये जरूरी नहीं है। तो हो सकता है सोशल साइंस टीचर के नजरिए में सिर्फ एक ही लड़का ब्राइट हो, ठीक है। तो इसमें विवाद है ना। अलग अलग टीचर ब्राइट स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से समझ सकता है। तो कहने का मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ
bright students is not a well defined collection। ठीक है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये जो फोर्थ ऑप्शन था ये हमारा सेट की कैटेगरी में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अच्छी बात है, आपने ऑप्शन तो सही मार दिया, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक भी समझना है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एक सेट बिल्डर फॉर्म है और एक आपका टेबुलर फॉर्म नोट। से। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ये दो तरीके का आपको मिलेगा देखने को। तो इसमें हम नहीं जा रहे, है ना, क्योंकि आपको ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है और कौन सा टेबुलर फॉर्म है। बस आपको पहचानने आना चाहिए कि कोई चीज लिखा हुआ है तो वो कौन सा सेट है। इसके बाद आता है सबसेट का डेफिनेशन। सबसेट ऑब्वियसली, अब हम लोग पीजीटी का तैयारी कर रहे थे तो ये सब काफी आसान था, है ना। लेकिन भी अगर कोई स्टूडेंट तैयारी नहीं किए, कोई नए स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए हम कह रहे हैं ये सब बात। तो सबसेट किसको कहेंगे, दो सेट है हमारे पास, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, है ना, अगर each element of A is in B, तब हम लोग क्या कहेंगे, then A is a subset of B। एग्जाम्पल के तौर पर छोटा छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 और इधर ले लिए 2 1 3, इस तरह से। तो A हमारा B का सबसेट है। अब अगर हम ले लेते हैं A इक्वल टू 1 2 और B इक्वल टू 2 3, तो क्या B A का सबसेट है, बताइए। तब क्या B A का सबसेट है, आवाज आ रही है। यस सर। ए बी का सबसेट है यहाँ पर, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, करेक्ट और नॉट। देखिए 1 तो आपका बी में नहीं है, 2 भले है लेकिन 1 नहीं है। हम क्या कह रहे थे, ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, ए का हर एक एलिमेंट अगर बी में है तभी हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। Uncle Ken, as he wished that Uncle Ken was someone else. ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में नहीं है, 2 है बी में लेकिन 1 बी में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, और उसका नोटेशन हम लोग क्या देंगे, इस तरह से। ठीक है, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इक्वालिटी ऑफ सेट्स। दो सेट इक्वल कब होंगे, अगर ए और बी दो सेट हैं तो दो सेट इक्वल कब होंगे, कि अगर ए का हर एक मेंबर बी में हो और बी का हर एक मेंबर ए में हो, है ना, तब हम लोग ए और बी को इक्वल कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम लोग कि इफ एवरी मेंबर ऑफ ए
is in B and every member of B is in A, then A and B are equal. तब हम लोग क्या कहेंगे, A और B को इक्वल कहेंगे। तो इस डेफिनेशन से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 B ले लीजिए 2 1 4 3 C ले लेते हैं X such that X belongs to natural number and तो इन तीनों सेट के बारे में आप क्या कह पाएंगे बताइए, अगर ऑप्शन दे दिया जाए A equal to B but not equal to C, A is and B are not equal but C and A are equal. Third, A B and C तीनों इक्वल। चौथा, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। बोलिए। थर्ड नंबर सर। तीसरा ऑप्शन सर। ठीक है, थर्ड नंबर हो जाएगा। This was the little kite. The big kite. अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पावर सेट। ठीक है, आज सिर्फ एकदम बेसिक से चल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये आता ही होगा, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर सिलेबस शुरू करेंगे। तो पावर सेट में आपको, पावर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट A is called power set of A। ठीक है, तो पावर सेट कैसे बनाएंगे। सपोज S इक्वल टू 1 2 3 है, तो इसका हर एक सबसेट लेंगे, है ना। और पहले नोट में हम आपको बता दें, फाई क्या है, एम्प्टी सेट है। और ये क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या होगा, दिस सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा, होल सेट जो होगा आपका पूरा कंप्लीट, जो आपका सेट मिलेगा, जिस सेट की चर्चा कर रहे हैं उस होल सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का ये सबसेट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। ए का हर एक मेंबर ए में होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख के हम लोग एस का हर एक सबसेट बना सकते हैं। जैसे 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 2 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए, और लास्ट में 1 2 3 ले लीजिए। अब इन सबका कलेक्शन लेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। पावर सेट को हम लोग P ऑफ A से डिनोट करेंगे। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे इसका फॉर्मूला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट
इन पावर सेट ऑफ ए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर, ऐसे लिख देते हैं मॉड ऑफ ए, या फिर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं नोटेशन ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अगर यहां पर हम लोग देखें, इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 मेंबर हैं यहाँ पर, 1 2 एंड 3। तो इस फॉर्मूला के आधार पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि 2 टू द पावर 3, तो 8 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। आप यहाँ पे गिन सकते हैं कि 8 सबसेट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद आते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन क्या हो गया, कैसे एलिमेंट सब रहेंगे, या तो x का, या तो a का, या तो b का होना चाहिए। x सच दैट either x belongs to a और x belongs to b। तो इसको बनाने का तरीका किस तरह से होगा, ए यूनियन बी अगर हम लोग करते हैं तो सारे एलिमेंट को लिख देना है, ए के हर एक एलिमेंट को लिखिए। अब जैसे यहाँ पर 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो दोबारा लिखना नहीं है, फिर 4 हो गया और फिर 5 हो गया। फिर इसी तरह से है आपका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए और बी दोनों में रहना जरूरी है। x बिलोंग्स टू ए, एंड कर देंगे यहाँ पर x बिलोंग्स टू बी। ऐसा सेट जिसके मेंबर जो है ए और बी दोनों में है, तभी हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में है। इसके बाद आते हैं डिसजॉइंट सेट। दो सेट को हम लोग डिसजॉइंट कब कहेंगे, अगर किसी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 हो गया, ठीक है, कॉमन कुछ भी नहीं रहा, तब हम लोग क्या कहेंगे, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं एक यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं हम लोग। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट अगर हमारे चर्चा में जितने भी सेट आ रहे हैं उनमें से जो सबसे बड़ा सेट है, बड़ा सेट कहने का मतलब बाकी सारे सेट उस सेट के सबसेट होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे डिस्कशन में, हमारे चर्चा में जो सेट आ रहे हैं, तो कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट बन सकता है। अगर हम सिर्फ दो सेट की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, और सपोज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेट 1 2 3 और 3 4 5, तो इसमें यूनिवर्सल सेट क्या होगा बताइए, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1 2
3, 4 और 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सल सेट के रूप में हम 1 2 3 4 5 6 इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, या फिर हमको जो डिस्कशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स नहीं होगा। इसमें बस इतना ध्यान रखना है, जितने भी सेट के बारे में हम लोग बात करेंगे ये सारे यू का सबसेट हो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अब कुछ एक आध प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें। प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि फाई जो है ई का सबसेट है और ए यू का सबसेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारा जितने भी सेट की चर्चा कर रहे हैं उसका सुपर सेट होगा। अब ए यूनियन यू, ये क्या आएगा बताइए? फिर ए यूनियन बी इक्वल टू फाई अगर हम कर दें तो ए का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू क्या आएगा? चौथा, अगर A is a subset of B, then A union B इक्वल टू क्या होगा? और A यूनियन B इज इक्वल टू B हो गया, तब A और B में हम क्या फिलअप करेंगे? ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन है आपके पास। तो सेकेंड नंबर बताइए, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ठीक है, यूनिवर्सल सेट आएगा। थर्ड नंबर बताइए। दोनों 5 होंगे। ए 1 2 लिखिए। हाँ बोलिए। ठीक है। इसमें इसमें नहीं, ये तो एग्जाम्पल था, इसमें नहीं कंसीडर कर रहे हैं। इसमें कंसीडर करके भी आप देख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये इन जनरल प्रॉपर्टीज है, इस एग्जाम्पल को मत देखिए। तो ए और बी का यूनियन करने पर फाई आ रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों को मिला के भी अगर कुछ भी नहीं है तो ए में भी कुछ नहीं है, बी में भी कुछ नहीं है। चौथा नंबर बताइए, ए यूनियन बी क्या होगा? बी बी हो जाएगा। और ए यूनियन बी इक्वल टू बी है। ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बेसिक प्रॉपर्टीज है, बहुत टफ प्रॉपर्टीज है नहीं। फिफ्थ में ले लीजिए, ए इज ए सबसेट ऑफ सी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो ए यूनियन बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। होगा कि नहीं? पिक्चर वेन डायग्राम से भी हम लोग देख सकते हैं। ये सी है, इसके अंदर ए है और इसी के अंदर बी है, तो दोनों को मिला के भी ये सी के अंदर ही रहेगा। 6, अगर a इक्वल टू बी है तब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये a यूनियन c इज इक्वल टू b यूनियन c।
रटने वाला प्रॉपर्टी एकदम नहीं है। ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या होगा बताइए? ए इंटरसेक्शन फाई फाइव होगा सर। ठीक है, फाई फाइव होगा। ए जे सबसे टॉप बी, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताइए? ए होगा सर। ठीक है, ए हो जाएगा क्योंकि ये बी है, इसके अंदर ए है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा ए निकल के आएगा। ठीक है ना? ए यूनियन ए इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, इसको हम लोग कहेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। फिर ए यूनियन फाई इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू क्या होगा बताइए? ये यूनिवर्सल सेट है, ए हो जाएगा सर। ए आ जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी लॉ। इसके बाद है कुछ कुछ प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग क्या देखेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले बी और सी का यूनियन कर दिए या फिर पहले ए और बी का यूनियन कर दिए तो दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। फिर इसी तरह से इंटरसेक्शन में भी बी और सी का इंटरसेक्शन पहले किए या ए और बी का इंटरसेक्शन पहले किए, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। फिर कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ किस तरह का होगा बताइए? क्योंकि अलजेब्रा तो पढ़े हुए हैं हम लोग। बताइए कम्यूटेटिव लॉ को कैसे लिखें? कोई बता सकते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मॉडर्न अलजेब्रा का अगर याद किया जाए तो कैसे था बताइए? याद है? A union B is equal to B union A. ठीक है, और सेम इसी तरह से। तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आ जाइए। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, तो डिस्ट्रीब्यूट करने टाइम क्या होता है, हम हमेशा आप देखते हैं कि डॉट को हम लोग प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना? अलग अलग ऑपरेशन होता है। और जब हम लोग पढ़े थे क्या, बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोग ये भी देखे थे कि प्लस को डॉट पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये भी हम लोगों ने देखा था, ये बुलियन अलजेब्रा में। ठीक है, नॉट इन रियल लाइन बट इन बुलियन अलजेब्रा हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को भी देखा था। लेकिन हमको यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करेंगे तो हमारा ऑपरेशन दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या रखते हैं कि सपोज यूनियन रख दिए पहले, है ना? डॉट की जगह यूनियन रख दिए और प्लस की जगह सपोज इंटरसेक्शन रख दिए। तो ऐसा नहीं कि प्लस के बदले इंटरसेक्शन रख रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर
अलग ऑपरेशन है, ब्रैकेट के बाहर अलग ऑपरेशन है, तब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको इसीलिए कह रहे हैं कि यूनियन किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जस्ट इसकी तरह ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, जस्ट इसके जो जनरल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसी की तरह यहाँ पे फॉलो होगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये दोनों। अब आते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसका नोटेशन किस तरह तरह से दिया जाता है। कभी ऐसे लिखा जाता है ना, कभी इस तरह से लिखा जाता है a माइनस बी। तो a माइनस बी को कैसे डिफाइन करेंगे बताइए। x such that x belongs to a but x does not belongs to b। ठीक है, डिफरेंस को हम लोग इस तरह से, x हमारा a का तो होगा लेकिन b का नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर a में हम लोग ले लिए 1 2 3 4 और b में हम लोग ले लिए 1 3, तो a माइनस बी क्या होगा बताइए। 2 4। ठीक है, 2 4 होगा। और अगर हम c ले लिए 1 3 5 6, तो ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है कि नहीं। ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है कि नहीं बताइए। सर इसमें 1 3 छोड़ के 2 4 तो होगा ना सर। हाँ 2 4 होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इसको पूरी तरह से हमारा डिफाइन कर रहा है ना, कि ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। 2 4 क्या है, ए में है लेकिन बी में नहीं है, इस बात को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन निकालेंगे। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो जब सब्ट्रैक्शन हम लोग सीख गए तो कॉम्प्लीमेंट निकालने में आपको दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश, इस तरह से डिनोट करेंगे। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, x belongs to universal set and x does not belongs to a। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं u माइनस ए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर u इक्वल टू 1 2 3 4 5 है और a इक्वल टू 1 2 4 है, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बताइए। 3 5। ठीक है, 3 5 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग रिलेटिव कॉम्प्लीमेंटेशन। रिलेटिव कॉम्प्लीमेंटेशन भी कोई टफ चीज नहीं है। अगर A इज ए सबसेट ऑफ B
देन बी माइनस ए, मतलब बी को एक यूनिवर्सल सेट की तरह ले रहे हैं, है ना, इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू रिलेटिव टू ए। complementary set of B relative to B माइनस ए कह रहे हैं ना, तो ए का होगा रिलेटिव टू बी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए। ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये होगा कि नहीं बताइए। जैसे कि ये हम देख लिए ए, और ये हम देख लिए बी, है ना, ये आपका ए है और ये बी है। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो जो बचा क्या बचेगा, क्या हमारा ये वाला बचेगा। तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ब्लैक वाला पोर्शन क्या है, ए का सबसेट है ना, ब्लैक वाला पोर्शन ए का सबसेट है। दूसरा, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी हम लोग वेन डायग्राम से देख सकते हैं। सपोज ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक बी ए है और एक बी है, सपोज ये आपका ए है, तो ए माइनस बी क्या होगा, ये ब्लैक वाला पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग और किस तरीके से देख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका एक अलग फिगर बनाइए। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका ये पूरा वाला पूरा पोर्शन। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे हम लोग, जो ये कलर हम किए हैं, इस कलर को ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट, यही आएगा ना। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें और इसमें दोनों में सेम पोर्शन हमारा शो कर रहा है। तो ए माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड, इसको आप लोग चेक कीजिएगा, ए माइनस बी को हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट माइनस, सॉरी, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, इसको भी वेन डायग्राम से हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको चेक करके आप लोग देखिएगा। फिर इसके बाद छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा बताइए। यूनिवर्सल सेट होगा सर।
देखिए कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन से ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या था, यू माइनस ए था। तो यहाँ पर u माइनस यू करेंगे तो क्या आएगा, 5. 5. फाई आ जाएगा। फिर इसी तरह से फाई कॉम्प्लीमेंट u माइनस फाई करेंगे तो ये कितना आएगा, u आ जाएगा। 6 प्रॉपर्टी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू क्या आएगा बताइए। फिगर भी बना के देख सकते हैं। ये आपका ए है और ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, यू आ जाएगा सर। ठीक है, यू आ जाएगा। रेड और ग्रीन दोनों को मिला देंगे तो पूरा यू हमारा कवर हो गया। जी सर। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपका ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों में कॉमन क्या है बताइए, रेड और ग्रीन में कॉमन क्या है, पाई है सर। पाई है। ठीक है, फिर इसी तरह से दो बार अगर कॉम्प्लीमेंट हम ले लेंगे तब क्या आएगा, ए हो जाएगा सर। ए आ जाएगा सर। ठीक है, ए ही आ जाएगा, है ना। हम्म। चलिए, इसके बाद है हमारा, तो इसके बाद आज इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। एक बार देख के आइएगा आप लोग, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है ना। आज इतना ही छोड़ते हैं, आज बेसिक था, एकदम पूरी तरह से बेसिक क्लास था। कल से हम लोग सिलेबस अपना स्टार्ट करेंगे, जनरलाइज डिमॉर्गन्स लॉ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।